हेलो एवरीवन। आज हम ऐसे के जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो 2024 का एक पीवाईक्यू है। सामने आपको टॉपिक दिख रहा होगा, नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट टू टेस्ट द कैरेक्टर गिव हिम पावर। लगभग सभी पुरुष प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन अगर चरित्र को परखना है तो उन्हें शक्ति दें। एक स्टूडेंट के तौर पर अगर देखा जाए तो हमें सबसे पहले इसको डिकोड करना होगा कि इसमें एग्जामिनर बेसिकली क्या पूछना चाहता है। हमें उस कोर सवाल को समझना होगा और हमें यह ध्यान देना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी बात जो है कि इस ऐसे को अगर हम लिखें तो हमें क्या इसमें एक्स्ट्रा ऐसा कुछ ऐड करें जो हमें सभी से अलग बना दे, अच्छे नंबर पाने में हमें मदद करे। जैसा कि मैं बहुत बार बता चुका हूं, यूपीएससी में बच्चों को लगता है कि ऐसे लिखने का मतलब होता है कि किसी भी स्टेटमेंट को केवल डिस्क्राइब कर देना है या उसके पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, सिक्योरिटी रिलेटेड डायमेंशंस को बता देना है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर ऐसे में एक गहनता होनी चाहिए, उसमें कुछ क्रिटिकल और एनालिटिकल एनालिटिकल थॉट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आप इस ऐसे को देखो, इसमें एक बात बहुत ध्यान रखनी है जो मैं अभी फिर बता रहा हूं आपको कि इसमें देखिए लिखा है सभी पुरुष। तो जब भी इस ऐसे को लिखें तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि यहां पुरुष का मतलब सभी तरह के मानव हैं और इसको आपको एग्जाम में मेंशन भी करना है कि यहां मैं पुरुष शब्द का तात्पर्य सभी प्रकार के मानव से लूंगा, क्योंकि इसमें ह्यूमन बीइंग की बात की गई है। कई बार जब एग्जामिनर या जिस समय पीरियड में कहा गया है उसमें शायद पब्लिक लाइफ में या पावर के साथ पुरुष का ही संबंध होता था। तो ये भी एक बहुत बड़ा निहितार्थ है इस कहावत का। यह कहावत अपने समय के पैट्रियार्की को दिखाता है कि एक विद्वान अब्राहम लिंकन के दिमाग में अगर ये स्टेटमेंट आया तो उसने पुरुष शब्द यूज किया, तो कहीं ना कहीं उस समय की स्थितियों को भी दिखाता है। ये भी आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो, लेकिन सावधानी से, कहीं आपका ऐसे का फ्लो गड़बड़ ना हो जाए। ऐसे की डिमांड समझिएगा, तो डिमांड के तौर पे हमें उसको डिकोड करना होगा। डिकोड करते समय आप इसमें बता सकते हो कि इसमें पुरुष का मतलब क्या है। इसमें बेसिकली ये कहा जा रहा है कि एक पुरुष को जब अधिकार मिलते हैं तब उसकी वास्तव में नैतिकता की या उसके कैरेक्टर को आप परीक्षा कर सकते हो, यह बात इसमें कही जा रही है। इसका उदाहरण नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को जब पावर मिलती है, जब वो साउथ अफ्रीका में सबसे बड़े पद में, राजनीतिक पद में आते हैं, शक्तियों के साथ जुड़ते हैं, तब भी वो नैतिक रहते हैं। वो किसी भी तरह का अत्याचार नहीं करते, वो मेल मिलाप के साथ आगे बढ़ते हैं, वो समन्वय के साथ आगे बढ़ते हैं, वो एथिकल वैल्यू सिस्टम के साथ आगे बढ़ते हैं। इसी तरह दूसरा उदाहरण आप महात्मा गांधी जी का देख सकते हो। महात्मा गांधी जी की जो राजनीतिक यात्रा है वो एक साधारण वकील से लेकर एक सबसे शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्ति के तौर पे स्थापित हो जाते हैं, लेकिन आप देखिए अंतिम तक वे अपने सिद्धांतों से नहीं हटते। अधिकार जुड़ने के बाद भी या शक्ति मिलने के बाद भी वो अपने अधिकारों के साथ जुड़े रहते हैं, अपने सिद्धांतों के साथ जुड़े रहते हैं। माफी चाहूंगा, अधिकार नहीं, सिद्धांतों के साथ। इसी तरह आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति जैसे पद में रहने के बाद भी आप देखिए कि वो कैसे एक संयमित, एक मूल्यवान, एक एथिकल प्रेसिडेंट के तौर पे खुद की पहचान को स्थापित करते हैं। साथ में हमें इसका दूसरा सीन भी दिखाना होगा जहां पर पावर मिलने के बाद लोग करप्ट हो गए हैं। उदाहरण के तौर पे दुर्योधन, या आप इसमें उदाहरण के तौर पे लिख सकते हो जितने भी करप्ट तानाशाह हैं, जैसे स्टॉलिन, हिटलर, मुसोलिनी, ये सब जो पावर के पहले
अपने आप को बहुत एथिकल दिखाते थे, लेकिन पावर मिलने के बाद इनका असली चेहरा बाहर आया। अब इतनी बात आपको तो समझ में आ गई होगी, ये बात सबको ही लिख लेंगे, इस बात को लिखने में कोई आपको बहुत अलग से नंबर नहीं मिलेगा। बहुत सारे और भी इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक, लेकिन वास्तव में इस बात को आपको जरूर लिखना है कि ऐसा क्यों होता है। जब तक आप इसमें इस चीज को मेंशन नहीं करोगे, वाई, क्यों ये कथन सही है या ये कथन क्यों सही है, तो ये सही इसलिए है कि जब मनुष्य विपत्ति में होता है तो उसके पास कोई विकल्प ही नहीं होता। वास्तव में उसके पास ऑप्शन कब आते हैं, उसके पास ऑप्शन तब आते हैं जब वो शक्तिशाली किसी पावरफुल पद में होता है, और जब उसके पास ऑप्शन आएंगे तभी तो उसे चुनने की आजादी होगी, और तभी तो वो सही और गलत चुनकर ये बताएगा कि वो कैसा इंसान है। तो कहने का मतलब विपत्ति में तो उसकी एथिक्स या नैतिकता का मूल्यांकन हो ही नहीं सकता, क्योंकि नैतिकता का मूल्यांकन करने के लिए पहली शर्त होती है विकल्पों का होना। यहां पर विकल्प नहीं है, वहां पर मानव के साथ नैतिकता नहीं जुड़ती, इसीलिए जानवर, विक्षिप्त या छोटे बच्चों के साथ नीति शास्त्र का संबंध नहीं होता। एथिक्स का रिलेशन उसी ह्यूमन बीइंग के साथ है जिसके पास विकल्प है, ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि नीति शास्त्र या कहिए किसी का कैरेक्टर आपका मूल्यांकन करना है तो आप मूल्यांकन कब करोगे? जब वो एज ए एक्टर या एज ए कर्ता होगा। अगर किसी ने मजबूरी में कोई काम किया है तो फिर वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार है वो बाह्य परिस्थितियां, और फिर आप उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। वास्तव में व्यक्ति ने अगर अपनी फ्री विल, अपनी इच्छा शक्ति के आधार पे कुछ चुना है, तभी वो उसका मूल्यांकन किया जा सकता है उस कार्य के संदर्भ में, उस कार्य के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे सपोज करो, अगर मेरे पीछे किसी ने बंदूक लगा दी और मुझसे कोई काम करवाया, मैं कर दूंगा, इसमें मेरा मूल्यांकन कहां हुआ? आप अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी देखें, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को देखें तो उसमें देखिए कि अपराधी के साइड का जो वकील होता है वो बार बार यही बताना चाहता है कि अपराधी को दबाव में ये काम करना पड़े या मजबूरी में, क्योंकि वो चाहता है कि इसी बहाने उसकी सजा कम हो। क्योंकि आप जो काम फ्री विल में करोगे उसी के लिए आप अकाउंटेबल हो। और ये बताइए कि फ्री विल कब आएगी? जब आपके पास ऑप्शन होंगे कि ऑप्शन नहीं होंगे? तो आप कहोगे जब ऑप्शन होंगे। और ऑप्शन कब होते हैं? जब आपके पास अधिकार होते हैं। और आपके पास अधिकार कब होते हैं? जब आपके पास पावर होती है। तो कहने का मतलब जब एडवर्सिटी होती है तब तो आपके पास केवल ड्यूटी होती है, पावर तो होती ही नहीं है, आपके पास ऑप्शन तो होते ही नहीं है। आप एथिक्स का सब्जेक्ट हो ही नहीं सकते, आपके कैरेक्टर का मूल्यांकन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास ना फ्री विल है, ना फ्री विल तो अकाउंटेबिलिटी नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं तो आपका कोई मूल्यांकन नहीं हो सकता, और आप एथिक्स के दायरे से बाहर हैं। वास्तव में तो अगर आपके हमें देखना है कि आपका कैरेक्टर कैसा है तो हमें आपको ऑप्शन देने पड़ेंगे। ये बात समझ में आ गई? कहने का मतलब आपने चोरी की नहीं, ऐसा नहीं है, आपको शायद चोरी करने का अवसर ही नहीं मिला, ये बात है। फिर दूसरा साइड देखते हैं कि जब एडवर्सिटी होती है तब हमारे ऊपर बाहरी दबाव बहुत काम करता है, एक्सटर्नल कंट्रोल बहुत होता है। और जब हमारे एक्सटर्नल कंट्रोल होता है, हम बाहर से रेगुलेट होते हैं, तो फिर हम एथिक्स के दायरे से बाहर हो जाते हैं, हम केवल एक ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। लेकिन जब हमारे पास पावर होती है तो हम सेल्फ रेगुलेट करते हैं, हम खुद को नियंत्रित करते हैं, और वास्तव में उस समय यह पता चलता है कि हम कैसे इंसान हैं। इसीलिए कहा जाता है पावर इज ए मिरर। अगर किसी का चरित्र आपको देखना है तो उसको पावर दे दीजिए, चरित्र की फोटो दिखने लगेगी। मिरर मतलब जिसमें रिफ्लेक्ट करे। तो अगर किसी को आप पावर दोगे तो आप उसके चरित्र को पहचान सकते हो।
सामान्यतः तो आप उसको देखोगे तो बाहर से उसका शरीर आपको पता चलेगा कैसा है, लेकिन उसका अंदर अगर देखना है, अंदर ही या उसके आंतरिक आपको देखना है, पहलुओं को देखना है, तो उसको आप पावर दे दीजिए। मनुष्य की पहचान या मनुष्य की वास्तविक पहचान तभी होती है जब उसके पास पावर होती है, क्योंकि उस समय उसके पास विकल्प होते हैं, बाहरी नियंत्रण नहीं होता, खुद से चुनता है। समझ में आ रही बात? तो आप कहोगे कि इस कंडीशन में तो वो खुद बाहर से कंट्रोल होता है, उसके पास विकल्प नहीं होते, वो संयमित रहेगा, या कहिए संयमित तो शब्द यूज नहीं करेंगे, लेकिन वो बाहर से नियंत्रित रहेगा। पर वास्तव में जब ये फेज होता है, इस फेज में उसके पास ऑप्शन होते हैं, एथिक्स के दायरे में आता है, और वो जो काम करता है वो अपनी इच्छा से करता है। इसीलिए आप ये कह सकते हो कि ये स्टेटमेंट सही है। साथ में इसको एक अधिकारी के साथ भी जोड़ सकते हो कि ये स्टेटमेंट अपने आप में एक चेतावनी देता है, एक वार्निंग देता है कि आपका असली संघर्ष विपत्ति में नहीं है, आपकी असली एग्जाम एडवर्सिटी टाइम के नहीं है। उस समय तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नियंत्रित रखेंगी। असली संघर्ष आपका तब है जब आपके पास पावर है, क्योंकि आपके ऊपर कोई नहीं है। आपको खुद को रेगुलेट करना है, खुद को कंट्रोल करना है, संयमित करना है। तब आपका वैल्यू सिस्टम कितना मजबूत है, आपका एथिकल एटीट्यूड कितना स्ट्रांग है, ये डिपेंड करता है। इस तरह से आपको इस ऐसे को ये पार्ट जरूर मेंशन करना है। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट आपको क्या दिखाना है, थोड़ी इसका क्रिटिकल या थोड़ी एनालिटिकल अप्रोच जोड़ना है। इस स्टेटमेंट का काउंटर साइड भी आपको दिखाना है। इसका काउंटर साइड आपको यह दिखाना है कि ऐसा नहीं है कि एडवर्सिटी का कोई रोल नहीं है। कई बार एडवर्सिटी ही हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करती है और पावर में उसका परीक्षण होता है। तो एडवर्सिटी और पावर दोनों कैरेक्टर के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हैं। हमारे चरित्र का जो निर्माण होता है वो एडवर्सिटी में होता है, विपरीत परिस्थितियों में होता है, लेकिन उसका मूल्यांकन या उसकी टेस्टिंग तब होती है जब हमारे पास पावर होती है। और यहां पर स्वामी विवेकानंद का कोट मेंशन कर सकते हैं कि विपत्ति से ही चरित्र का निर्माण होता है। साथ में इसके समर्थन में या इसके साइड में आप महाभारत के एक या दो कोट यूज कर सकते हो, जिसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति धर्म के समय स्थिर है वो अधर्म में भी या विनाश काल में भी या विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रहेगा। बहुत सारे इसके और भी कोट्स हैं, आप उसको मेंशन कर सकते हो, लेकिन यहां मेरा मतलब कोट्स बताने का नहीं है। मैं आपको बस इतना बताना चाहता था इस ऐसे में कि आपको जो इसमें कहा गया है वो बताना है, फिर आपको उसका डिस्क्राइब भी करना है कि क्यों ऐसा है, फिर आपको इसका दूसरा साइड भी दिखाना है, फिर आपको एक अधिकारी के तौर पे ये कैसे वार्निंग दे रहा है, कैसे आपके लिए एज ए कंपास काम कर रहा है, आपको ये भी बताना है। आपको बताना है कि कैसे इस कोर्ट के द्वारा एक अधिकारी गुड गवर्नेंस का मॉडल ला सकता है, कैसे एक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझ सकता है। इसके साथ आपको यह भी बताना है कि राइट वर्सेस ड्यूटी नहीं होता, राइट कम ड्यूटी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अधिकार और कर्तव्य आपस में विरोधी नहीं है। अधिकार और कर्तव्य जब आपस में समन्वित होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, तब सबसे बेहतर इंसान कोई बनता है। तो ये आप राइट वर्सेस ड्यूटी की डिबेट को भी जोड़ के इसमें लिख सकते हो। इतना आपके पास सफिशिएंट है। अगर आप इतना भी लिख ले गए आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बाकी अभी इसका वर्टिकल एक्सपेंशन तो आपको बहुत करना है, कई सारे आप इसमें एग्जाम्पल लिखोगे, इंटरनेशनल एग्जाम्पल, नेशनल एग्जाम्पल। इसमें आप सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल लिख सकते हो। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो पावर पाए, जब फेमस हुए और फेमस होने के बाद पतन उनका निश्चित हो गया। जैसे आप देखते होंगे पृथ्वी शाह, यही आप देखिए सचिन तेंदुलकर को। तो इस उदाहरण से यह भी पता चलता है कि सफलता को पाना मुश्किल नहीं है, सफलता को बनाए रखना मुश्किल है।
क्योंकि जब आपको सफलता मिलती है तो आपको अधिकार मिलते हैं और आप अपनी ड्यूटी को भूल जाते हो, और जैसे ही आप अपनी ड्यूटी को भूल जाते हो आपका पतन निश्चित हो जाता है। तो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर सकते हो या पर्यावरण के साथ जोड़ सकते हो इसको, कि जब इंसान को पावर मिल गई, टेक्नोलॉजी मिल गई, तो वो कैसे अपनी ड्यूटी को भूल गया और अपने पतन को निश्चित कर लिया। तो राइट बनाम ड्यूटी के बेस पे आप इसमें बहुत कुछ लिख सकते हो। अब अगर इसका इंट्रो लिखना है तो एक कहानी से शुरू हो सकता है, जिसमें एक गुरु अपने स्टूडेंट या अपने शिष्य को सिखाता है और शुरू में उसके साथ ज्यादा बात नहीं करता, धीरे धीरे वो अपने आप से सीखता रहता है शिष्य, और जब सीख जाता है तो एक दिन गुरुजी उसके पास आते हैं तो कहते हैं कि चलो आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे कार्य करना है। तो वो गुरु के ऊपर नाराज हुआ, कहा अभी सालों से जब मैं अकेले सीख रहा था तब तो आप मेरे साथ नहीं थे, और आज आप मेरा साथ देने आ गए जब मैं सब कुछ सीख गया। तो गुरु ने कहा कि जब तक तुम्हारे अंदर डर था कोई गलती ना कर दोगे, तब तक तुम गलती नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे अंदर की आवाज, तुम्हारा इंट्यूशन, तुम्हारा इनर कंसाइंस तुम्हें गाइड कर रहा था। लेकिन जब तुम सब कुछ सीख चुके हो, अब तुम्हारी गलती करने का चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब तुमने अपने इनर कंसाइंस को या अंतरात्मा को इग्नोर करना शुरू कर दिया है अपने ओवर कॉन्फिडेंस में। इसीलिए अब एक गुरु की तुम्हें हमेशा जरूरत रहेगी। और गुरु का मतलब यहां ज्ञान से है, इस बात को आपको समझना होगा। तो इस तरह इसमें एक अच्छा इंट्रो लिख सकते हैं, कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि कैसे ये सस्टेनेबल सक्सेस को बताता है, कैसे ये अधिकार और कर्तव्य को जोड़ता है, कैसे ये गुड गवर्नेंस को बताता है, कैसे ये एक अधिकारी को एक शानदार या एक जन अधिकारी बनने के लिए प्रेरित करता है। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि आईएएस बनने के बाद, आईपीएस बनने के बाद जब हमें पावर मिलेगी तब यही कोट हमें बताएगा कि वास्तव में असली परीक्षण तो अब शुरू हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। आप इसको अपने भी कई डायमेंशन के साथ जोड़ सकते हैं। थैंक यू।